नमस्कार, मैं हूं प्रसून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते ही कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल देश का हर वो नागरिक पूछ रहा है जो अपनी मातृभूमि भारत के लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। नालंदा में प्राचीन काल में भी विश्वविद्यालय रहा है, लेकिन इस्लामी आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इसे तबाह कर दिया था। लेकिन चंद वामपंथी इतिहासकार जिनके सिर पर शासन सत्ता का हाथ रहा, ऐसे इतिहासकार मुस्लिम आक्रांताओं के पाप को छिपाने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया। इस सवाल का जवाब खोजने से पहले आपको जानना होगा कि ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। लेकिन इस गौरव गाथा को कौन छुपाया, क्यों छुपाया, बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब खोजने से पहले आपको जानना होगा कि 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने वाला एक उच्च शिक्षा केंद्र के तौर पर विख्यात रहा। 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों द्वारा इसे नष्ट करने से पहले यह 800 सालों तक फलता फूलता रहा। इस विश्वविद्यालय में कई देशों के 10,000 छात्र पढ़ते थे और तकरीबन 2,000 आचार्य विद्यादान में तल्लीन रहते थे। चीनी यात्री हेवेन सांग के अनुसार 7 विहार और 8 हॉल होने की बात कही गई थी इसके परिसर में। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से आए छात्रों के रहने, खाने पीने और उनकी शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था होती थी। नालंदा में प्राचीन काल में भी विश्वविद्यालय रहा, लेकिन इस्लामी आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इसे तबाह कर दिया। 12वीं सदी में ध्वस्त कर प्राचीन विश्वविद्यालय को यूएन ने 2016 में धरोहर घोषित किया। अब इसी तबाही के 800 वर्षों बाद पीएम मोदी की एनडीए सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित कर दिया है। पीएम मोदी ने तमाम देशों को साथ लाकर नालंदा विश्वविद्यालय का नया मॉडल स्थापित किया, जो अतीत के स्वर्णिम इतिहास से भविष्य की राह को रोशन करने में मददगार हो रही है। पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद 800 सालों बाद इस विश्वविद्यालय का गौरव लौटा है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 द्वारा स्थापित यह एक विश्वविद्यालय है। अधिनियम ने 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में किए गए विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय को लागू किया। राजगीर की पंच पहाड़ियों में शुमार वैभव गिरी की तलहटी में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण 455 एकड़ के विशाल भूखंड पर किया गया। आज की तारीख में नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। नए कैंपस में 40 क्लासरूम है, जिसमें एक साथ तकरीबन 1900 छात्र बैठ सकते हैं। 300 सीटों वाले 2 ऑडिटोरियम भी हैं और 550 छात्रों की क्षमता वाला एक हॉस्टल भी है। 2000 छात्रों की क्षमता वाला एक एम्पी थिएटर भी है। शैक्षणिक वर्ष 2022-24 और 2023-25 के लिए पीजी और पीएचडी के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय छात्र अर्जेंटीना, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, घाना, इंडोनेशिया, केन्या, लाओस, लाइबेरिया, म्यांमार, मोजाम्बिक, नेपाल, नाइजीरिया जैसे तकरीबन 20 देशों के छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पर भी वामपंथी इतिहासकारों ने जमकर खेला किया। चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध आचार्य भी थे, इसीलिए वामपंथी इतिहासकारों ने इसे बौद्ध बनाम हिंदू का रंग दिया। बौद्ध और हिंदू दोनों ही सनातन धर्म के अंग हैं। बुद्ध ने कभी वेदों को नहीं नकारा, उन्होंने वही संदेश दिया जो उपनिषदों का है।
बौद्ध धर्म में भी रामायण और महाभारत की कथाएं हैं, भले ही बदले हुए स्वरूप में। ऐसे में वामपंथी इतिहासकारों ने खूब प्रोपेगेंडा रचा। इससे इनके दो हित पूरे होते हैं। पहला, इस्लामी आक्रांता को क्लीन चिट, दूसरा, सनातन धर्म में विभाजन करना। इसी में एक नाम आता है 2004 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डीएन झा का। डीएन झा ने नालंदा विश्वविद्यालय की तबाही के लिए धर्मांध हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। डीएन झा ने तिब्बती साहित्य का सहारा लेकर उल जलूल निष्कर्ष निकाले। डीएन झा ने तिब्बती साहित्य के हवाले से दावा किया कि कलचुरी वंश के कर्ण नामक राजा ने कई बौद्ध विहारों को तबाह किया। आपको बता दे कि एक तरफ जहां डीएन झा का कहना है कि अंग्रेजों के आने के पहले कोई हिंदू धर्म ही नहीं था, वहीं दूसरी तरफ धर्मांध हिंदुओं को नालंदा विश्वविद्यालय स्थित 90 लाख पुस्तकों वाले पुस्तकालय को जलाने का ठीकरा फोड़ देते हैं उनके सिर पर। इसके लिए उन्होंने पैंग सैम जॉन जैंग नामक पुस्तक का हवाला दिया। उसे तिब्बती लेखक सुम्पा खान पो याची पाल जोर ने लिखा। आपको बता दें कि यह पुस्तक जो लिखी गई वह 500 वर्षों बाद यानी तकरीबन 1600-1700 ईसा में लिखी गई, और जबकि ये घटना थी 12वीं शताब्दी की। डीएन झा ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने के 500 वर्षों बाद की पुस्तक का हवाला दिया, जबकि 13वीं शताब्दी में लिखी गई फारसी किताब तबकाते नासरी में स्पष्ट दर्ज है कि किसने नालंदा को जलाया है। जिस तिब्बती किताब का हवाला डीएन झा ने दिया उसमें भी लिखा है कि दो युवा भिक्षुओं ने दो भिखारियों पर पानी छीट दिया, जिसके कारण गुस्साए भिखारियों ने 9 मंजिला वाली पुस्तकालय रत्नोदधि को आग के हवाले कर दिया। अब सवाल यही उठता है कि क्या यह विश्वास किया जा सकता है जहां हजारों लोग रह रहे हों वहां 2 भिखारियों ने तबाही मचा दी हो और 90 लाख पुस्तकों में आग लगा दी हो। कलचुरी वंश के कर्ण के संबंध में भी डीएन झा ने बीएनएस यादव की किताब द सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया इन 12th सेंचुरी का उदाहरण दिया है। इसमें लिखा है कि तिब्बती साहित्य लिखते हैं कि कर्ण ने मगध के विहारों को तबाह किया। हालांकि अगले ही पंक्ति में वो लिखते हैं कि इस पर विश्वास करना कठिन है। इस पंक्ति को डीएन झा ने भी छिपा लिया। झा ने केवल 2 भिखारियों को हिंदू कैसे कह दिया इसका कोई स्रोत ही नहीं है, जबकि यादव ने इस पूरे प्रकरण पर शक जताया था, लेकिन डीएन झा ने इसे छुपाया। अब आप इसे इतिहासकारों का बौद्धिक दिवालियापन कहें या शासन सत्ता के प्रभाव में लेखन, लेकिन ऐसे लेखनों को उस समय फारसी लेखकों की कृतियां ही झूठा साबित कर देती हैं। भारत विरोधी विदेशी इतिहासकार आंड्रे ट्रॉस्के लिखती हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन के पीछे इस्लाम नहीं है। इसके लिए वो कहती हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय स्वाभाविक तौर पे हिंदू था, बौद्ध परंपरा भी उसका हिस्सा था। ये थी इवेंट डेज की बात, लेकिन जब आउट डेज की बात कही जाए तो यही इतिहासकार कहती हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है, बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है, और नालंदा यूनिवर्सिटी हिंदू थी ही नहीं। इतना ही नहीं, बख्तियार खिलजी को भी क्लीन चिट देने के लिए वामपंथियों ने जगह का भी हेर फेर किया। ये वामपंथी इतिहासकार बख्तियार खिलजी को क्लीन चिट देने के लिए यह भी मान लेंगे कि, और साथ ही यह भी कहने लगेंगे कि वो एलियन हिंदू हैं। फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन ने साफ लिखा है कि आचार्यों का ऐसा नरसंहार हुआ कि, नालंदा की बात कर रहे हैं मिनहाजुल हक, वो कह रहे हैं कि ऐसा नरसंहार हुआ कि एक भी किताब को समझाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं बचा। जीत के बाद बख्तियार खिलजी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचा और उसने उसे लूटा हुआ इतना धन दिया कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे उपहारों से नवाजा। यह सब 1197 के करीब हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतिहासकार बौद्धिक दिवालियापन के शिकार थे या शासन सत्ता के इशारे पर तथ्यों से छेड़खानी की जा रही थी। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर एम.एस. परमार साहब, पूर्व कुलपति हैं कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के, और राकेश त्रिपाठी जी एसोसिएट प्रोफेसर,
और संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। हरिमोहन कौशिक जी भी हैं, रिसर्चर के तौर पे जुड़े हुए हैं। पहला सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे कि आखिर क्या कारण रहा है कि क्या इतिहासकारों का बौद्धिक दिवालियापन था या शासन सत्ता के इशारे पे काम कर रहे थे? नहीं, मैं बौद्धिक दिवालियापन भी नहीं मानूंगा और शासन सत्ता के इशारे को ही नहीं मानूंगा। एक्चुअली जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे जी, वो उनकी जो विचार दृष्टि थी, नोमिला थापर कहती हैं कि हम इतिहास का अध्ययन नहीं करते, इतिहास की किस तरह से व्याख्या की जाए। राम शरण शर्मा जी ने भी यह कहा है कि हम हिस्ट्री का अध्ययन नहीं करते, हिस्टोरियोग्राफी का अध्ययन करते हैं। तो ये लोग इतिहास बना रहे थे, ये बुनियादी रूप से इतिहास की व्याख्या नहीं कर रहे थे। ये किसी भी घटना को अपने मन से, अपनी विचारधारा के हिसाब से व्याख्यायित कर रहे थे, उसको नए ढंग से ये रख रहे थे, जो हिस्टोरियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है। उसके चक्कर में इनसे बहुत गलतियां हुई अतिरिक्त उत्साह में। डीएन झा के बारे में आप जानते होंगे कि वो स्वर्ण युग की जो परिकल्पना थी उसका विरोध करते हैं, गोमांस खाने की बात करते हैं। तो डीएन झा से ये बहुत गलतियां हुई रेडिकल होने के चक्कर में। इनसे किसी शासन सत्ता ने, मैं आज भी कहूंगा कि इसमें किसी का फायदा नहीं था, क्योंकि जब डीएन झा चरम पर थे उस समय की जो शासन सत्ता थी वो ना मंदिरों से दूर थी, ना हिंदुत्व से दूर थी। इंदिरा गांधी रोज जाती थी किसी न किसी मंदिर में, गले में रुद्राक्ष की माला पहनती नहीं, थी। लेकिन नेहरू काल से ही ये ट्रेंड चलने लगा था कि जो समाजवादी या सो कॉल्ड कहा जाए कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हिस्टोरियन थे उनको ज्यादा प्रमुखता से आगे बढ़ाया गया। बुनियादी रूप से क्या था कि कांग्रेस 1947 के बाद शासन सत्ता की पार्टी बन गई और कांग्रेस के पास अपना जो कमिटेड इंटेलेक्चुअल था वो तैयार नहीं हुआ और कांग्रेस ने उसे तैयार करने की कोशिश नहीं की। नहीं तो अगर आप नेहरू की दृष्टि देखें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से सुंदर इतिहास नहीं लिखा गया, उसमें नेहरू ने इस तरह की कोई बात नहीं की। तो इसको क्या मैं मानूं कि एक रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, क्या उसमें कोई कमियां रह गई थी? नहीं, ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से काम कर रहे थे। ये जो रशिया और चाइना की दो धाराएं यहाँ पे थी, वहां से ये काम कर रहे थे। ये बुनियादी रूप राकेश से त्रिपाठी जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर इन किताबों को, ऐसे तो हजारों किताबें छपती हैं, प्रमुखता कौन देता था इनको? विश्वविद्यालय में चल रही थी और विश्वविद्यालय में यही लोग थे। तो एक बड़ा सवाल है। हरिमोहन कौशिक जी, मैंने कहा ना प्रसून जी, मैंने कहा कि उस समय कांग्रेस के पास अपना इंटेलेक्चुअल ही नहीं तैयार हुआ। आज भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की आइडियोलॉजी के कितने प्रोफेसर हैं। चलिए इस पे दोबारा आएंगे कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, इस पे सवाल पूछेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ हरिमोहन कौशिक जी हैं, आप रिसर्चर हैं। आप बताइए कि कहाँ कमियां रह गई भारत के शासन सत्ता में कि इस तरह की प्रवृत्तियां पनपने लगी, हमारे गौरवशाली इतिहास को दबाया जाने लगा, केवल आक्रांताओं की बात को इसलिए छुपाया गया कि वो मुस्लिम थे। ऐसा आप मानते हैं हरिमोहन कौशिक जी? सर देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं इससे, आपकी जो बातें हैं इससे काफी हद तक एग्री करता हूँ। इनफैक्ट बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। देखिए क्या होता है, सत्ता अपना इतिहास खुद लिखवाती है और इतिहास केवल जीते हुए जो विजेता होता है उसका लिखा जाता है। हारे हुए का, दबे कुचले का कोई इतिहास नहीं होता। ये कड़वी सच्चाई है और ये कड़वी सच्चाई हमारे को गले से उतारनी पड़ेगी। क्योंकि प्रॉब्लम इस चीज को समझिए, अगर अलाउद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के ऊपर कब्जा किया तो गुलाम वंश जब तक बलबन था तब तक तो ठीक था, उसके बाद गुलाम वंश गायब। खिलजी वंश आने के बाद खिलजी के जो उत्तराधिकारी थे वो गायब। जब तुगलक वंश आया और तुगलक जब सैयद आए तो तुगलकों के जो अंतिम वंश थे वो गायब। देखिए इतिहास को देखेंगे तो जो विजेता है, अब प्रॉब्लम यही है जो उस समय पर संघर्ष कर रहे थे और जिन्होंने अपना समाज, सभ्यता, संस्कृति, पहचान सब बचाए रखने के लिए संघर्ष किया और जो इधर उधर उनके सब चीजें बिखरी पड़ी हैं। प्रॉब्लम ये है कि आजाद हिंदुस्तान में उसको संजोने की कहीं कोशिश नहीं की गई। जैसे अभी यहाँ जितने हमारे स्कॉलर्स बैठे हुए हैं उनसे एक बात पूछिएगा कि क्या हमारे इतिहास की किसी किताब में राम प्यारी गुज्जर का कोई जिक्र है?
या मैं खुद यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था और उसके बाद काफी साल तक मैंने यूपीएससी के स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाई है। हम लोग कहीं पर भी जो रामकिशन जो थे रेवाड़ी वाले, उनके बारे में पूछते ही नहीं है, जबकि जिसके बारे में खुद वो क्या नाम है, जो नादिर शाह था, उसने कहा था कि अगर ये मुगल उसके पीछे खड़े हो जाते तो वो रामकिशन जो थे, वो दिल्ली के अंदर नादिर शाह को घुसने से रोक लेते। अब इसी तरीके से लेकिन सवाल ये है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ हरिमोहन कौशिक जी, उसका इतिहास ही हरिमोहन कौशिक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बात यह है कि देश को जब आजादी मिली उसके बाद किसने रोका था इन इतिहासकारों का हाथ पकड़ के? अभी एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला सर ने कि कांग्रेस ने अपना इंटेलेक्चुअल क्लास प्रिपेयर नहीं किया, बिल्कुल सही बात। लेकिन कांग्रेस ने जो दूसरा इंटेलेक्चुअल क्लास था उसके अंदर भी सिर्फ उसे उठाया जो उनको फिट हो रहा था। सर जादूनाथ सरकार की किताबें बहुत ज्यादा नहीं लगाई गई और सिर्फ डी.एन. झा और इस तरीके के जो स्कॉलर्स थे उनके बारे में जिन्होंने आधी अधूरी, और वो भी मैक्स मूलर की थ्योरी को काफी हद तक फॉलो करते हुए आगे बढ़े। अब प्रॉब्लम यही है कि वहां क्या सूट कर रहा था, वहां क्या सूट कर रहा था, ये बड़ी बात है। संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप चौधरी जी, काफी देर से इंतजार करना पड़ा, इसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन राजनीति की क्या व्यवस्था है कि भारत के गौरवशाली इतिहास को छुपाया जा रहा है? जिन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास पे कलंक लगाया उनको बचाया जा रहा है, क्या कारण है संदीप चौधरी जी? देखिए प्रसून जी, मैं ऐसा नहीं मानता कि हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास को दबाया जा रहा है। देखिए भगवान राम के बारे में आप पढ़ते हैं, क्या उनसे बड़ा गौरवशाली कुछ हो सकता है? महाभारत में कृष्ण का सारा कुछ आप पढ़ते हैं, क्या उससे बड़ा कोई गौरवशाली हो सकता है? लेकिन हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि 2047 में आजादी के बाद जब किसी व्यक्ति को सत्ता मिलती है, उसे एक गरीब देश मिलता है, तो उसके लिए प्राथमिकता हो सकती है कि IIM बनाए जाए, यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, प्राइमरी स्कूल गांवों में दिए जाए, और उनके लिए प्राथमिकता हो सकती है कि कैसे अन्न पैदा किया जाए लोगों के लिए भूख मिटाने की। अरे JNU भी बना था संदीप चौधरी जी, IIM की बात की जाए, सारी चीजें बात की जाए, उसी की तो मिसाल थी नालंदा विश्वविद्यालय। 10,000 बाहर के छात्र पढ़ते थे, खाना फ्री, रहना फ्री, इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती थी पूरी दुनिया के लिए? प्लीज प्रसून जी, देखिए ये नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि हम देश में सबसे बड़ी सरदार पटेल की मूर्ति बना सकते हैं, उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं। और एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि गरीबों को अनाज कैसे दूं, शिक्षा कैसे दूं, चिकित्सा कैसे दूं, तो प्रायोरिटी की बात है। मुझे लगता है पंडित नेहरू को लगा कि भाई पंडित नेहरू की बात नहीं हो रही है संदीप चौधरी जी। सरदार पटेल की मूर्ति बनाई, उन्होंने हिंदुस्तान के हर राज्य में एम्स खोल दिया है। जम्मू कश्मीर में तो 2 एम्स हैं। संदीप चौधरी जी मेरी बात सुनिए, आप जितने भी IIM वगैरह जो भी बात हो रही है हम लोगों की, इतिहास के गलत लेखन बोल रही है, और राजनीतिक प्रभाव के कारण इस तरह का लेखन हुआ जिसमें भारत के गौरवशाली विरासत को छुपाया गया, दबाया गया। इससे तो आप एग्री करेंगे ना संदीप चौधरी जी? जी, राजनीति से प्रेरित होकर हम एक दूसरे के ऊपर कोई आ सकते हैं, लेकिन मैं न बीजेपी का प्रवक्ता हूं, न मैं कांग्रेस का प्रवक्ता। अरे भाई, ये तो खुली आंख वाली बात है, क्या खुली हुई है दिखाई दे रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को कौन नकार सकता है? अब अगर आप कह देंगे कि हिंदुओं ने ही नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया तो कौन मानेगा? प्रसून जी, मुझे ये बताइए, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी को आप ये मानते हैं उन्होंने इस चीज को दबाने की कोशिश की, उन्होंने गलत चीज? अरे उसी समय से तो इतिहास का थोड़ा बहुत सुधार हुआ, उसके बाद से कोशिशें आप जब 70 साल से दबाए हैं तो 10-20 साल तो लगेगा ही लगेगा संदीप चौधरी जी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों में अटल जी की भी सरकार थी, नेहरू जी की भी सरकार थी, तो आप पूर्ववर्ती में किन किन को ब्लेम करना चाहते हैं? हम ब्लेम करना चाहते हैं उन इतिहासकारों को जो सत्ता और शासन के इशारे पे चल रहे थे। मैं उनको आरोप लगा रहा हूं, उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर देश की नई पीढ़ी को आगे लाने की जिम्मेदारी थी। हरिमोहन कौशिक जी, जिम्मेदारी किसकी थी? जी, हम यहाँ पे राजनीति छोड़कर एक अच्छी बात ये कर सकते हैं कि ये स्वागत योग्य कदम नालंदा, ये स्वागत योग्य तो कदम है, लेकिन ऐसे तमाम इतिहास के पन्ने हैं। हरिमोहन कौशिक जी खुद कह रहे हैं हमारे तमाम ऐसे पुरखे शामिल हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है।
हरिमोहन कौशिक मैं जी, वही चीज कह रहा हूं। आप ये देखिए, आप अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो आप बहुत नैरो सोच रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की संस्कृति को रिक्लेम करने का एक तरीका है। वी आर रिक्लेमिंग आवर रूट्स कि भाई नालंदा थी, विक्रमशिला थी, यहाँ तक कि भले ही तक्षशिला पाकिस्तान में थी लेकिन थी। भारत में थी, भारत में थी, 90 लाख किताबों की पुस्तकालय के साथ जाना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई है। कैसे उन लोगों को पता था कि मंगल ग्रह अगर लाल है तो वो क्यों लाल है, और कैसे वो अपनी दशा दिशा सब बदल रहे होते हैं। कभी कोई कुछ कर रहा है और कभी कोई कुछ कर रहा है। कहा तो आज हम प्लूटो को एक नकली ग्रह बता रहे हैं और हमारे यहाँ जो राहु केतु है उनको पता नहीं कब से यूं कहा जा रहा है कि छद्म ग्रह हैं। तो साहब कुछ तो कनेक्शन होगा। उन चीजों को कंट्रोल, उन चीजों को रिक्लेम करना ही तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। उस चीज के ऊपर हमारी डिस्कशन है। इसलिए नहीं कि एक यूनिवर्सिटी बन गई, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया वही जाएगा, लेकिन हमारी रूट्स को देखते हुए। इस चीज का मेरा कहना है। मेरा ये कहना नहीं है कि हम मतलब नालंदा खड़ी कर देंगे तो सब चीजें परफेक्ट हो जाएगी, नहीं। हमें राकेश त्रिपाठी जी, ढूंढना होगा। आपसे फिर एक बड़ा सवाल है जी कि डीएन झा जैसे इतिहासकार, जिनके बारे में ये नहीं माना जा सकता कि उनको फारसी इतिहासकारों ने क्या लिखा नहीं मालूम होगा, उनको ये नहीं मालूम होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, लेकिन उनके इतिहास लेखन में आ रहा है सामने कि हिंदुओं ने ही जला दिया, 2 भिखारियों ने जला दिया। और उसका तथ्य वो कहाँ से उठाते? तथ्य 500 साल बाद लिखी गई एक तिब्बत की किताब से। उसमें ऐसे ऐसे तथ्य हैं कि आदमी के शरीर से फूल निकल रहा था, आसमान में उड़ रहा था, नदी से खुशबू आ रही थी, ऐसी ऐसी चीजें कि आप दंग रह जाएंगे। लगता है कि ये किसी हैरी पॉटर की कथा सुनाई जा रही है। तो आखिर कारण क्या है? आदमी को अपनी भी तो स्थिति देखनी होती है, या ये समझ लेते हैं कि इस इतिहास के बाद आगे अब कोई पढ़ेगा ही नहीं? नहीं, एक बात तो रही है इसमें, बिल्कुल मैं निरपेक्ष भाव से आपको बता रहा हूं कि हमारे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस रहे हैं वो कहीं न कहीं हीनता ग्रंथि के शिकार रहे हैं। और जो शासन सत्ता की हम बात कर रहे हैं, उनकी शासन सत्ता बहुत दिनों तक चीन और वहां से रूस से प्रभावित होती रही है। जब जेएनयू की स्थापना हुई, जेएनयू की स्थापना के पीछे इस बात को समझना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने देश भर से सारे कम्युनिस्ट जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको ले आके एक जेएनयू में 4 दीवारी बना के, बड़ा सा कैंपस बना के, वहाँ सारी सुविधाएं देके उनको वहाँ बिठा दिया था। हम लोग जेएनयू में पढ़ते थे तो हम आपस में मजाक करते थे कि किसी कैंपस के अंदर बस नहीं आती, यहाँ अंदर तक आती, आईआईटी में भी अंदर तक बस नहीं जाती कि ये इंटेलेक्चुअल अंदर रहे, सुविधा संपन्न रहे, और ज्यादा इधर उधर घूम के। आप देखिए, अगर मोदी सरकार के आने के पहले अगर इनका आप लेखन देखें तो इन्होंने कांग्रेस की ही आलोचना की है। यही जो आज गोदी मीडिया की बात करते हैं, उस समय ये कौन से मीडिया थे? ये मीडिया में है, ये इतिहासकार है, ये राजनीति विज्ञानी है, हर जगह ये भरे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार आ जाने के बाद। इससे तो राकेश त्रिपाठी जी एक चीज तो साफ लगती है कि भारत को छला जा रहा था दशकों तक, भारत की जनता को छला गया, और भारत के उस स्वर्णिम इतिहास के साथ भी इन्होंने छल कपट किया जो भारत की नई पीढ़ी को नई दिशा और नई ऊंचाइयां दे सकती थी। लेकिन समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।